हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, कल थी तारीख 4 जुलाई की और लगभग 249 वर्ष पूर्व जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद यूएसए आज़ाद हुआ, उसके बाद से पूरे विश्व को और मुख्यतः उस समय की शक्तियों को थोड़ा भी गुमान नहीं था कि यूएसए एक ऐसा देश बन जाएगा जो भविष्य में जाके संपूर्ण विश्व के लिए एक साम्राज्यवादी खतरा हो सकता है। जो प्रथम विश्व युद्ध था या जो द्वितीय विश्व युद्ध था, दोनों में हमने अमेरिका के प्रभुत्व को देखा, लेकिन उसके बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और रूस के बीच जो कोल्ड वॉर छिड़ा, जो शीत युद्ध चला, उसके बाद कहीं ना कहीं विश्व को लगने लगा था कि दो बहुत यानी सुप्रीम शक्तियां विश्व को तबाही की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? 1990 के दशक में जब हम यूएसएसआर का विघटन देखते हैं और रूस बड़े देश के रूप में उभरता है, लेकिन फिर शुरुआत में कमजोर रहता है और उस समय जो अमेरिका का वर्चस्व था संपूर्ण विश्व में बहुत ज्यादा हो चुका था, तो एकदम क्लियर कट रूप से लग रहा था कि अब तो यूएसए का परचम लहराएगा ही। लेकिन फिर क्या होता है? उधर रूस आगे बढ़ता जाता है और इधर चीन, और चीन इस समय ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि एक तो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, पहली बात। दूसरी बात, सामरिक स्तर पे देखें, क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो जितने देश चीन के प्रभुत्व में हैं, उसके अंडर में आगे बढ़ने को तैयार हैं, शायद उतने देश अभी यूएसए के पास नहीं है। कारण चाइना की नीति। तो आज हम बात करेंगे कि क्या जो अमेरिका साम्राज्यवाद है, क्या ये विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्या है इसके एस्पेक्ट्स और क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो इस दौरान बहुत से आर्टिकल आए, इज यूएस इंपीरियलिज्म इज थ्रेट टू द वर्ल्ड, और फिर टू डेमोक्रेसीज एंड इक्वल्स ऑफ टायरानी। अब इसमें भारत को भी कंपेयर किया है, बट बेसिकली हम इस आर्टिकल में यूएस के पर्सपेक्टिव से जो चीजें बदल रही हैं, जिस प्रकार से बदल रही हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या है अभी हाल में अगर आपने देखा होगा तो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें कहीं से भी जो ईरान पे हमला हुआ अमेरिका का, वो रिक्वायर्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि जिन 3 जगहों पे अमेरिका ने हमला बोला, जो यहां पे अब लिखा भी हुआ है कि परमाणु स्थल थे, दैट वॉज अनकॉल्ड फॉर, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि अमेरिका बार बार अपने दबदबे को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, खासकर जब ट्रंप 2.0 सरकार आई है उसके बाद से और ज्यादा। इसके अलावा अगर हम देखें, जब ट्रंप साहब ने कहा कि कनाडा को वो 51वां राज्य बना देंगे, ठीक है, जब वो पनामा नहर पे नियंत्रण की बात करते हैं, ठीक है, जब वो बात करते हैं किसकी, ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताते हैं, क्या बताता है? कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा थोड़े नकारात्मक स्तर को छू रही है, ऐसा लगता है जब हम ट्रंप की बात करते हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 13 में से 12 उपनिवेशों ने कहा कि नहीं, हमको अब ब्रिटेन से अलग होना है, हमको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना है। आज 249 वर्ष हो चुके हैं, तब से लेके अब तक जो अमेरिका का रूप बदला है और इस समय जिस प्रकार से वो साम्राज्यवादी तरीके से दिख रहा है, इसके उन पहलू पे बात करेंगे जो इस समय यानी कि इस समय के युग से जुड़ते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। जो कि हम इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की जब बात कर रहे हैं तो क्या है विचारधारा, जहां पे जो शक्तिशाली देश होता है वो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से जो कमजोर क्षेत्र होते हैं, कमजोर देश होते हैं, कमजोर क्षेत्र होते हैं, कमजोर देश होते हैं, उन पे अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, और क्या है, अक्सर ये रणनीतिक और संसाधन संचालित लाभ के लिए होता है, रणनीतिक और संसाधन संचालित लाभ के लिए होता है। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीज आपको बता दूं स्टडी IQ के कोर्सेज से रिलेटेड। तो स्टडी IQ IAS की अगर मैं बात करूं तो
वर्ष 2026, 27, 28 या 29-30 के लिए स्टडी IQ में बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप स्टडी IQ में जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दी होगी, वहाँ से जा सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप स्टडी IQ के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आप इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं, हिंदी में जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड आपके पास है। हमारे बैच में जुड़ जाएंगे तो हर महीने 11,000 रुपये आपको हमारे रैंकर्स टेस्ट में प्राप्त हो सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स अगर आपका हो जाता है तो आपको पूरी आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। SIP, PRP, MRP, SIM, IGP, मेंटोरशिप, 18 किताबें, हर चीज़ मैं कई बार बात कर चुका हूँ, सभी फैकल्टीज़ बात कर चुके हैं कि एक अप्रतिम कोर्स है। इससे जुड़ने के लिए जिस बात का ध्यान रखना है वो क्या कि विकास लाइव कोड का आपको प्रयोग करना है ताकि अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। अच्छा, 2027 के लिए जो हमारे टारगेट बैच है 15 जुलाई से वो बैच शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट ऐप या नीचे लिंक से आप वहां जा सकते हैं। नीचे लिंक से जाएंगे और मेरा कोड लगाएंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, एक और बात कि सीमित अवधि का एक ऑफर जो चल रहा है, ठीक है, सीमित अवधि का एक ऑफर जो चल रहा है तो 7 जुलाई तक इसमें और अधिक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस दौरान इस कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ा जाए। फिर से मैं साम्राज्यवाद पे आता हूं और साम्राज्यवाद की बात बताते हुए आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जब हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो USA का जो चेहरा आता है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं जो कोरियन वॉर थी, ठीक है, अगर हम कोरियन वॉर की बात करें 1950 से लेकर 1953 तक, वहां पे मतलब 1950 से लेकर 53 तक USA बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था कोरियन वॉर में हर तरीके से। हम बात करें अगर वियतनाम वॉर की जो लगभग 1955 से 75 20 वर्ष चला, ठीक है, 55 से 75 20 वर्ष जो वियतनामीज वॉर चला, USA को उसमें कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। अभी भी बड़ा मजाक होता है USA का निकलता है, लेकिन साम्राज्यवादी जो उसका असर था वो लगातार वो दिखाने की कोशिश करता था। ठीक है, गल्फ वॉर की बात की जाए जो 1990 से लेकर 1991 तक देखने को मिलती है, वहां पे भी लगातार इन्वॉल्वमेंट। इवन जब हम इस्लामिक क्रांति की बात करते हैं, ईरान अलग होता है, सऊदी अरब और इराक ईरान के अगेंस्ट जुड़ते हैं, वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब वो कतर के उन पनडुब्बियों को उनको बचाने की कोशिश करता है US से, ज़बरदस्ती, मतलब एक टर्म आता है अनकॉल्ड फॉर, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग 2001 से लेकर 2021 तक हम अफगानिस्तान में USA का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया उसने अफगानिस्तान को, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इराक की बात कर लें तो वो सद्दाम हुसैन वाला प्रकरण आपको याद होगा, ठीक है, 2003 से लेकर 2011 तक इराक की जो हालत कर लेगी, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र था वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप मठाधीश बन के जिस प्रकार से आक्रमण करते हो, क्या वो जस्टिफाइड था? उत्तर है नहीं। 2011 में लीबिया की बात करें तो इंटरनली जो वहाँ पे वॉर चल रही थी, वहाँ पे आपका प्रेजेंस दिखता है। ये बताता है कि आप साम्राज्यवाद के सबसे बड़े शलाका पुरुष हो। नकारात्मक ही थे लेकिन आपको पसंद आता है इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन पिछले कुछ समयों में कुछ और बदलाव हुए हैं जिनकी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, अच्छा हम इस पे आएंगे, रिवर्स किसिंजर नीति पे आएंगे। पहले मैं एक बार यहाँ पे कुछ बातों पे कर लें, इस अमेरिका से जुड़ी कुछ बातें हैं कि साम्राज्यवाद को वर्तमान में किन कारणों के लिए जाना जाता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया, कि जैसे 2003 में आप इराक पे हमला करते हैं, उसके पहले अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, ठीक है, या उसके पहले जब मैं वियतनाम की बात करता हूं या जब मैं लीबिया की बात करता हूं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन इस डायरेक्शन में जाता है। यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन की बात करता है, आप इजराइल के साथ खड़े रहते हो, है ना। ये चीजें क्या है, ये बताती हैं कि आपके दिमाग में साम्राज्यवाद जो है वो पूरी तरीके से रचा बसा हुआ है। ठीक है, क्षेत्रों में स्थिरता की बात क्या है, अफगानिस्तान और लीबिया में जो इनके हस्तक्षेप के बाद आसपास की स्थिति खराब हुई, उस देश की इराक की स्थिति जो खराब हुई, आपके आसपास भी ऐसा नहीं है कि मैक्सिको में बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर पॉलिसीज, व्हाट कनाडा इज फेसिंग। दो कनाडा की जो इंटरनल पॉलिसीज है वो भी नकारात्मक है, पर आपका तरीका क्या है ये भी है। या अगर हम बात करें बहुपक्षवाद का क्षरण क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ इसलिए देता हूं कि कुछ बिंदु है इसमें डिस्कस करूंगा। वैश्विक संस्थाओं से हटकर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अवहेलना को बढ़ावा देता है, जिससे सामूहिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसमें एक उदाहरण लिया हुआ है 2017 का जो
में जो पेरिस जलवायु सम्मेलन से जब अलग होता है, तो पेरिस कॉन्फ्रेंस अलग होने का मतलब क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि 1992 में अर्थ समिट हुई। उसके बाद अर्थ समिट में बहुत सारे हमको कन्वेंशन देखने को मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन पे, है ना। उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC हमको देखने को मिलता है। उससे निकल के आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके बाद बहुत सारी उस पर मीटिंग्स होती है। उनमें से ही एक पेरिस क्लाइमेट डील थी, जहां पे आप अलग हो जाते हैं कि हमको विश्व से मतलब नहीं। एक बड़े स्तर तक पूरे विश्व को पॉल्यूट करने के बाद आप क्या कहते हो कि हमको मतलब नहीं, तब जब विश्व के कितने सारे देश आपकी ओर देख रहे हैं कि यार ये तो USA है, हमको इसके साथ आगे चलना होगा। क्या बताता है? आपकी पॉलिसीज, आपका तरीका, आपका रवैया बहुत ही नकारात्मक है। और इस प्रकार से जब आप शलाका पुरुष बन के, लीडर बन के आगे जाते हो और फिर सबको बिट्रे करके बाहर आ जाते हो, ये चीजें क्या बताती हैं? आपके रवैया को बताती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन के उदय को क्यों खतरा मानता है? अब चीन के उदय को खतरा मानने के बाद हम वापस रिवर्स किसिंजर नीति पे जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आर्थिक प्रतिद्वंदिता, मैंने बताया कि विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय चीन है, बहुत मजबूत देश हो चुका है, लगभग $20 ट्रिलियन की GDP है। और क्या है? व्यापार और बुनियादी ढांचे, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अभी मैंने इस पर जल्दी ही वीडियो किया था, CPEC की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके पहले जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात की, तो चाइना तो अपने क्षेत्र में धूम मचा रहा है। मैं एंटी चाइना भी बोल सकता हूं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अमेरिका जिसको देख के डर रहा है, वो फैक्ट्स हैं। तो पहली बात तो इस कारण उसको खतरा लग रहा है। अगला क्या है? अगर आप तकनीकी प्रतिस्पर्धा की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट चीन से बन के आते हैं। बीच में ये भी निकल के आया था कि CIA है, उसने बोला कि जो चीन है वो हमारी जासूसी कर रहा है, एस्पियोनेज कर रहा है, बिकॉज ऑफ जो उनके चिप्स बन के आते हैं। बहुत बड़ी खबर थी ये, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी हरित प्रौद्योगिकी की बात कर लें, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ है, इन सब में चीन की जो प्रगति है वो वैश्विक नवाचार का एक शानदार उदाहरण है। और जिस प्रकार से वो लीड करता है, जितने शानदार तरीके से वहाँ पर रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाता है और जितने अच्छे तरीके से रिसर्च होता है हर मामले में। जब हम लोग छोटे थे, मतलब छोटे से मतलब जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे, तो 3 डिप्लोमेसी की बहुत बात होती थी, चीन की डिप्लोमेसी, इजराइल की डिप्लोमेसी और मैक्सिको की डिप्लोमेसी। जिसमें जो मैक्सिको था, वहाँ के मजदूरों से किस कारण जो डिप्लोमेसी में उनका प्रभाव बढ़ता है मैक्सिको का। इजराइल के जो बड़े लोग, मतलब आप USA में देखेंगे तो बड़ी पोस्ट पे बहुत से आपको यहूदी मिलेंगे, तो उनका जो प्रभाव होता है। और उस समय चीन को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में जाना जाता था। अब चीन की जगह पे वो जगह भारत ने हासिल कर ली है, लेकिन चीन ने क्या किया है? अब उसको USA जाने की जरूरत ही नहीं है, वो चीन में ही इतना बेहतर कर रहे हैं कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली बार डिप्लोमेसी के जो अलाइनमेंट्स होते हैं उससे चीन बाहर निकला और सकारात्मक कारणों से निकला। बहुत, और सारे देश ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर क्या है? भू राजनीतिक प्रभाव क्या है? वैश्विक संस्थाओं और ब्रिक्स और SCO जैसी संस्था जो हो गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो जो किया था CPEC को लेकर, आप उसको अगर देखें तो क्या है कि इस प्रकार के गठबंधन चीन को और मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में जो उनका जो प्रभुत्व है, अगर मैं बात कहूं कि जो साउथ चाइना सी में जो वो अपना जो 9 डैश लाइन है, या हम कहें पार्सल आइलैंड वगैरह के आसपास जो वो अपना अधिकार बोलते हैं, भले उनका मलेशिया और आसपास के देशों से जो भी झगड़ा हो, लेकिन चाइना प्रभुत्व तो कहता है ना। आसपास के जो आइलैंड्स है या फिलीपींस तक जो छोटे छोटे देश फैले हुए हैं, वहाँ पे जो चीन जिस प्रकार से उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, उनको इकोनॉमिकली हेल्प करके जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है, अफ्रीका जैसे देशों में जिस प्रकार, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये क्या बताता है कि चीन तो मजबूत करता जा रहा है और इस कारण अमेरिका उससे डर रहा है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें वापस से यहाँ पे जो मैंने रिवर्स किसिंजर पे यहाँ पे स्किप कर दिया था, उसको बताना अब जरूरी है। क्या है रिवर्स किसिंजर नीति? क्या है पहले उसको पढ़ देता हूं, फिर बता देता हूं क्यों उसकी बात कर रहा हूं। ट्रंप की नीति में चीन के विरुद्ध एकीकृत रणनीति बनाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की योजना है। यह रिवर्स किसिंजर रणनीति कहलाती है, जिसमें अमेरिका पहले रूस के साथ संबंध सुधार कर चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स किसिंजर क्यों? जो हेनरी किसिंजर थे, US के बड़े सलाहकार रहे, और हम सबको पता है कि जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो चीन गए थे। देखिए, हिंदी में बोले तो चीन बोलिए, अमेरिका में बोलिए तो चाइना बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते समय हम चाइना और रशिया कह देते हैं। कोशिश ये हमेशा से रहेगी कि हम चीन को चीन ही बोले हिंदी में, और अंग्रेजी में चाइना बोल सकते हैं। तो वो चीन गए और चीन को बाकायदा चीन से उन्होंने दोस्ताना रूप में बात की, तो उसको हेनरी किसिंजर की नीति कही जाती है। और यहां पे अगर आप देखें तो क्या है, ये रिवर्स किसिंजर नीति है, ठीक है। रिवर्स किसिंजर नीति कि अब क्या कर रहे हो कि चीन का एक अनबोला साथी, ठीक है,
उसके साथ आप ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखा रहे हो ताकि चीन को बुरा लग सके। तो इसके तहत यूएसए बहुत आगे जा रहा है। और सब ने देखा कि पिछले कुछ एक वर्षों में हमने रूस की तरफ से किस प्रकार से यूक्रेन को डांटते यूएसए को देखा। तो ये ऐसा बताता है कि कहीं ना कहीं जो रिवर्स किसिंजर नीति है उसकी तरफ यूएसए जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगले बिंदु पे आते हैं कि क्या है पॉइंट। तो अगर असफल बहुपक्षवाद को देखें, ठीक है, के बीच जो वैश्विक दक्षिण है यानी कि जो ग्लोबल साउथ है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ आगे बढ़ता दिखता है। ठीक है, हमने देखा ना कि शुरुआत में जो नॉन अलाइनमेंट था, बाद में धीमे धीमे भारत को ये महसूस हुआ कि भारत को खुद भी एक ग्लोबल पावर और ग्लोबल लीडर बनना ज़रूरी है। क्योंकि जब 1974 पे हम पे बैन लगा स्माइल बुद्धा के बाद, और फिर उसके बाद वो बैन बहुत लंबे समय तक चले, तो भारत ने अपने दम पे अपनी तकनीक को आगे बढ़ाया, अपने दम पे अपने देश को आगे बढ़ाया। चाहे वो LPG रिफॉर्म्स की बात कर लें, IGMDP जैसे प्रोग्राम्स की बात कर लें, भारत ने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन अब जब हम कहते हैं कि अधिपत्य के खिलाफ सामूहिक आवाज़ की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन जैसी जो संस्थाएं हैं वो क्या हो रही हैं, अपनी विश्वसनीयता खो रही हैं। ऐसे में कौन से देश और कौन से देशों का समूह इनके खिलाफ खड़ा होगा, ये बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बिग 5 हैं वो तो अपने में ही बटे हुए हैं, प्लस इस प्रकार की संस्थाओं का कोई औचित्य रह गया है, उत्तर है नहीं। इजराइल और ईरान वॉर इसका उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। ठीक है, सहयोग के लिए वैकल्पिक रूपरेखाएं क्या है। वैश्विक दक्षिण यानी कि जो ग्लोबल साउथ है वो ऋण, जलवायु परिवर्तन और व्यापार असमानताओं जैसी जो साझा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए लघु पक्षवाद और क्षेत्रीय गठबंधनों को बढ़ावा दे रहा है। इसी कारण हमने ब्रिक्स को देखा, इसी कारण हमने पहले पुरातन काल में, पुरातन तो नहीं पर 85 की बात है, सार्क को देखा। ठीक है, अभी हम बिम्स्टेक को देखते हैं, हम आसियान को देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्लोबल साउथ के ही अलग अलग भाग हैं। और भारत कहीं ना कहीं एक वैश्विक लीडर के रूप में और बेहतर कर सकता है अगर वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ नीतियों को और बेहतर कर ले। ठीक है, और क्या है, अब जैसे देखिए ना कि जैसे जो नवंबर 2015 में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, ISA जो था, उसमें जो भारत का रोल था, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत एक मजबूत ग्लोबल लीडर के तौर पे बढ़ रहा है, और जो ग्लोबल साउथ है जिसमें ऑलरेडी कुछ और लीडर्स हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, संप्रभुता और विकास आवश्यकताओं की रक्षा करना क्या, देशों को बलपूर्वक व्यापार या सुरक्षा संरेखण का विरोध करने और समावेशी विकास मॉडल पे ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। सभी देशों को, छोटे छोटे देशों को मिल जाएंगे तो बड़े देश क्या कर लेंगे, है ना। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है कि जो G7 ब्लॉक है उसने क्या किया, WTO के जो सुधार थे उनका विरोध किया, क्योंकि ये जो WTO के व्यापार सुधार थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो सुधार थे, वो जो विकासशील देश हैं उनको कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे, उनको मजबूत कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो ग्लोबल 7, जो G7 देश हैं, इनके अगेंस्ट में कोई बेहतर संगठन नहीं आना चाहिए जो टारगेट करके बोल सके कि तुम गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। यही चीज़, इसीलिए ग्लोबल साउथ की ज़रूरत है, और अमेरिकी साम्राज्यवाद को बहुत बड़ा प्रत्युत्तर मिल सकता है अगर ग्लोबल साउथ में देश एकजुट हो जाए, एक दूसरे की बात सुनते हुए। थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब चीन के रुख को हम देखते हैं, या ब्राज़ील के रुख को देखते हैं, साउथ अफ्रीका के रुख को देखते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रयास तो करते रहने होंगे। चलिए और बात किया जाए, अगर हम आगे की राह के स्तर पे देखें तो क्या है कि भारत रणनीतिक संबंधों और वैश्विक दक्षिण नेतृत्व के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। अगर आगे की राह के तौर पे देखें तो कुछ बिंदु हैं, जैसे सामरिक स्वायत्तता का अनुसरण। जैसे भारत क्वाड में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन क्वाड में तो यूएसए भी है, फिर क्या करेंगे। आप आसियान की तरफ देखिए, आप कोई क्वाड और आसियान के बीच का एक रास्ता निकालिए। आप ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में तो रशिया भी है, ब्रिक्स में तो चाइना भी है, अब यहाँ पे रूस भी है और चीन भी है। ठीक है, तो रशिया भी है, चाइना भी है। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप एक नए ऐसे गठबंधन को देखिए जहां पे उन देशों को आप साथ ले सकें जो उसी प्रकार से रूस, चीन या यूएसए से पीड़ित हैं जिस प्रकार से आप हैं, या जिस प्रकार से अन्य कमजोर देश। ठीक है, वैश्विक मंचों पर सैद्धांतिक रूप अपनाएं। क्या मतलब क्या है कि जैसे ईरान में जो अमेरिकी हमलों पर जो भारत की चुप्पी है, ये थोड़ी सी चुभती है बहुत सारे देशों को। या इवन अभी जो भारत ने वोट से एब्सटेन कर लिया यूनाइटेड नेशन में जो इजराइल के अगेंस्ट आया हुआ था, वो क्या बताता है कि आप सॉफ्ट सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल को। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने व्यापारिक हितों को साइड कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए, पर पहले भी भारत बीच का रास्ता निकालता आया है, वही बीच का रास्ता निकाले जाने की ज़रूरत है। सामूहिक दक्षिण यानी कि जो ग्लोबल साउथ है उसके एजेंडा को आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं। पहले भी आपने नॉन अलाइनमेंट के तौर पर बहुत आगे बढ़ाया था। तो क्या है कि जलवायु की बात कर लीजिए,
जो ऋण राहत, व्यापार समानता की बात कर ली जाए, इसमें भारत बेहतर कर रहा है और बेहतर कर सकता है। और जब भारत इसमें बेहतर कर सकता है तो एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से निकल के आ जाती है कि भारत को उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उन देशों का विश्वास जीतना चाहिए जो समय समय पे यूएसए या चीन जैसे देशों से खार खाए बैठे हैं। आप श्रीलंका की बात कर लें, आप वियतनाम की बात कर लें, आप नेपाल की बात कर लें, आप लीबिया की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे देश हैं। लेकिन भारत को अमेरिकी साम्राज्यवाद के एक प्रत्युत्तर की कॉपी तो बनानी पड़ेगी। बाकी तो बात की बात है, जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन यस, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है वो कहीं ना कहीं विश्व को और विश्व की शांति को प्रभावित कर रहा है, भंग कर रहा है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे, आप जरूर बताइएगा। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, हिंदी साहित्य के बारे में बताऊं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब मैंने शुरुआत में अमेरिकी आज़ादी की बात की तो वहाँ पे एक बिंदु था जहां पे मैंने कहा कि 13 में से 12 प्रवेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कमेंट के माध्यम से कि अगर आप अमेरिकी क्रांति को याद कर पाते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना थी वो कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी अगर हम अमेरिकी रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि अमेरिका की क्रांति की बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और उसके पहले जो प्रश्न पूछा कि आपका क्या मानना है बताइएगा। चलिए, तो बात क्या है कि 15 जुलाई को एडमिशन जो है वो खत्म हो रहे हैं किसमें, हिंदी साहित्य का जो जुलाई बैच है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की ऐप के द्वारा, हमारी वेबसाइट के द्वारा हिंदी, उसमें जब ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे, उसमें हिंदी क्लिक करेंगे, हिंदी साहित्य पे जाएंगे तो आपको हमारा हिंदी साहित्य का जुलाई बैच दिख जाएगा। इसमें क्या करना है, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। ये जो बैच है ये आधुनिक काल से शुरू है, ठीक है। ये जो बैच है ये किससे शुरू है, आधुनिक काल से शुरू है। तो आप आधुनिक काल से जुड़ के हिंदी साहित्य की शुरुआती जो प्रथा है, परिपाटी है, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें ताकि अधिकतम डिस्काउंट मिले। बाकी ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके इसे जुड़ सकते हैं। आप vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए प्लीज़ विकास लाइव कोड का प्रयोग करें ताकि आपको अधिकतम डिस्काउंट मिले। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताते चलिएगा, आपके उत्तरों का इंतजार रहता है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।